हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना रेज ऑप्टिक्स अधूरा है, अधूरा को ही पूरा करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। TIR पहले समझते हैं TIR होता क्या है। TIR तो समझना बहुत जरूरी है ना, विजुलाइज करना बहुत जरूरी है उसको। TIR इसको बोलते हैं बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, बी केयरफुल, क्या बोला जा रहा है? रिफ्लेक्शन बोला जा रहा है। तो ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। ओके, अब रही बात TIR कब होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। TIR कब होता है? जब रेस डेंसर से रेयरर में जाएगा तब वहां पे क्या होता है? TIR। तो पहला पॉइंट ए क्या लिखोगे? रेज passes through denser to rarer। तो अगर कहीं चार ऑप्शन में ये सब दिया है तो अपना ये टिक कर सकते हो। ये तभी होगा जब रेस डेंसर से रेरर में जाएगा, तभी क्या होता है? TIR होता है। अब रही बात TIR को कैसे विजुलाइज किया जाए, क्या इसका मीनिंग है, वो समझते हैं इस ग्राफ से। क्या समझते हैं इस ग्राफ से? सपोज दैट ए मीडियम है, ए मीडियम 1 है और ए मीडियम 2 है। ओके, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया है। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि जो μ2 है वो ग्रेटर दैन μ1 हो गया। इसका मतलब जो सेकेंड मीडियम है, वन मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या है? डेंसर है। ओके, अब सपोज दैट कोई एक रेज में लिया, ऐसा कोई रेज लिया जो कुछ एंगल बना रहा होगा, नॉर्मल से कुछ एंगल पे इंसिडेंट हुआ होगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, जब ये डेंसर से रेयर में जाता है तो आपको मालूम है कि रेज कहाँ पे अवे होता है? रेज शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मल से अवे हो जाता है, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगा। ओके, तो जो ऐसे जाना था कहीं और, लेकिन चला जा रहा है कहीं और, ऐसे ही बेंड कर जाएगा। ओके, अब समझना ध्यान से, ए वाला एंगल को मैं और इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? धीरे धीरे इस एंगल को इंक्रीज, अभी लेट कर लिया, ये θ1 बना रहा है। अब यहाँ पे एक और रिफ्लेक्शन करा रहा हूँ, रिफ्रैक्शन। तो एक रेस को मैं दिया, यहाँ पे इंसिडेंट कराया। ओके, इसको लेट कर लिया θ2। और θ2 क्या मैं बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे एंगल क्या कर रहा हूँ मैं? बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा उसको एंगल को ही भी बढ़ा के दिखा दो आप, थोड़ा एंगल क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो अब रेज क्या होगा? जाना था इस डायरेक्शन और ये बेंड कर जाएगा, मतलब नॉर्मल से अभी होने लगेगा। ठीक है ना? अब धीरे धीरे जैसे जैसे थीटा का वैल्यू जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल आप बढ़ाओगे, धीरे धीरे क्या होगा? ये जो रेज है उसका टेंडेंसी होगा कि इस सेम मीडियम में बेंड करने का कोशिश करेगा, उसी मीडियम में बेंड करने का कोशिश करेगा, μ2 मीडियम में बेंड करने की कोशिश करेगा। तो एक एंगल आपको ऐसा मिलेगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा? नॉर्मल से अवे हो गया। एक एंगल आपको ऐसा मिलेगा जिसपे रिफ्रैक्टेड जो रेज है वो जो इंटरफ्रेंस जो मीडियम है उसी मीडियम के पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये बोल सकते हो कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल हुआ वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो उस केस में जो एंगल बना, उस केस में जो इंसिडेंट एंगल था, उसी को बोलते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल। ओके, सो क्रिटिकल एंगल वो एंगल जिसपे क्या हो? रिफ्लेक्टर रे सेम मीडियम में इंटर करना स्टार्ट कर दे, सेम मीडियम में इंटर करना स्टार्ट कर दे, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। ओके, 90 डिग्री बना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो θc क्या है अपना? θc है क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल बेटा? क्रिटिकल एंगल। ओके, ये हो गया अपना क्रिटिकल एंगल। तो अब होगा, अगर इस पे मैं स्नेल ला यूज करूं, इस पे अगर स्नेल ला यूज कर रहा हूं तो क्या होगा? अच्छा समझना ध्यान से, ये θ1 क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल। मतलब इससे या इससे अगर एबव हुआ तो क्या होगा? सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, जैसे मान लो कि इसका वैल्यू है 45 डिग्री। ओके, क्या है? क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री, और आप 50 डिग्री दे दिए, या आप सपोज दैट 46 डिग्री दे दिए, इंसिडेंट 46 पे करा दिए, तो क्या होगा? सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल एक बोल सकते हो, एक है अपना मिनिमम से मिनिमम एंगल, इससे एबव अगर दोगे तो क्या होगा? सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से अगर इसका स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख सकते हो मिनिमम इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंगल एट which refracted
रिफ्रैक्टेड रेज written in the same medium या at which refracted rays start to reflect in same medium, किस मीडियम में बेटा, सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट कर जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ओके, क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया। तो ये मिनिमम से मिनिमम एंगल है, इससे एबव होगा तो कोई नहीं मतलब सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन हो गया। अब इसी पे मैं स्नेल लॉ यूज करने जा रहा हूँ, इसी के लिए मैं स्नेल लॉ यूज कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे स्नेल लॉ अगर यूज किया जाएगा तो बोलो क्या लिखोगे, इसलिए इसके लिए लिखा जाए मीडियम 2 के लिए, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन थीटा सी, बोलो इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये अपना μ1 हो गया। ओके, अच्छा यहाँ से अगर साइन थीटा सी का वैल्यू बोला जाए तो क्या हो जाएगा, μ1 अपान में μ2 होगा कि नहीं, चेक करें, इतना होगा। अगर बोल दिया जाएगा अगर ये एयर है, सपोज दैट इफ अगर फॉर एयर के लिए फॉर एयर हो गया तो μ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो ये फार्मूला ये भी आप याद रखे रहें, और अगर एयर है तो उस केस में डायरेक्ट आप लिखेंगे थीटा सी इक्वल टू क्या होगा 1 अपान में μ2। ओके, μ2 या जनरल एन म्यू भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ये तो अपना फार्मूला हो गया। ओके, ये अपना क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, या ये भी लिख सकते हो जनरल केस में साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा क्रिटिकल अपान में इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान म्यू। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। चलो TIR पे बेस पे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सो दैट का आपको थोड़ा विजुलाइज हो जाए, फील हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्वेश्चन को कैसे डील करना है। कोई भी अगर आप फार्मूला, कोई भी अगर कंसेप्ट को आप समझ रहे हैं या फार्मूला याद कर रहे हैं तो बेटर ये रहेगा कि उस पर आप क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने से जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है वो और मतलब थ्योरेटिकली या याद करने से या रटने से वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी आपके कंसेप्ट हैं, उन सब पे जितना हो सके आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो। जितना मैनुअली करोगे उतना अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाओगे बेटा। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऐसा कोई लिक्विड है अपना, ये वाटर समझ लो, ये वाटर है। ओके, और यहाँ पे कोई एक लैंप रखा है, क्या रखा है बेटा, लैंप यहाँ पे रखा है। इसके बॉटम पे क्या रखा है, लैंप, ऐसा समझ लो। ये ऐसा कोई कंटेनर होगा या लेक हो गया, रिवर हो गया, ऐसा कुछ है अपना, समझ लिए। यहाँ पे कोई रखा हूँ मैं, ए है लैंप, क्या है अपना, एल से मतलब लैंप हो गया। तो लैंप से क्या होगा, ब्राइटनेस, रोशनी निकलेगा या। ओके, तो और जो इसका डेप्थ दिया है क्वेश्चन में आपको दे दिया है, डेप्थ कितना है इसका 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया है। कितना दिया, √3 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, अब देखो होगा क्या, ये मेरे लिए लाइट जो निकल रहा है ये ऑब्जेक्ट के लिए, लैंप एक ऐसा ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। तो लैंप से क्या होगा, रेज निकलेगा, और रेज क्या होगा, अब ये लिक्विड है तो ये डेंसर हो गया, और कहाँ है, एयर है, एयर में निकलेगा तो रेज क्या होगा, डेंसर से रेयर में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, TIR होगा। ओके, सो किसी एक एंगल पे क्या होगा कि जो इंसिडेंट, जो लैंप से जो लाइट निकल रहा है वो क्या होगा, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये बोल सकते हो एक लिमिटेड जोन में इस लैंप का रोशनी लिक्विड से, पानी से बाहर निकल रहा होगा। तो वही आपसे एरिया पूछा है। तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड में पहला आपको क्या पूछा है, एरिया in which light come out from water, from liquid या वाटर बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको पहला क्वेश्चन में ये दे दिया है। ओके, एरिया इन विच द लाइट कम आउट फ्रॉम द वाटर, वाटर से या लिक्विड से, या लिक्विड ही लिख लो यहाँ पे, लिक्विड से कितने एरिया में निकलेगा। ओके, दूसरा पार्ट ये आपसे पूछा है। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझना ध्यान से, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो अब क्या होगा, लाइट से क्या निकल रहा है, लाइट से एनर्जी भी निकल रहा है। जब लाइट जहाँ पे है वहाँ पे एनर्जी है। तो अभी मान लो कि इस लाइट से यहाँ पे अगर लैंप रखे हो आप, तो मान लो 100 एनर्जी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 100 एनर्जी निकल रहा है। 100 एनर्जी सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली।
बट ये वाटर से जो निकलेगा वो लिमिटेड होगा, लिमिटेड एरिया में निकलेगा। तो कितना पार्ट इसका एनर्जी क्या हो रहा है, कम आउट हो रहा है। तो ओके, तो कितना पार्ट ऑफ एनर्जी, कितना फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, लिक्विड से बाहर निकल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हूं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी कम आउट थ्रू लिक्विड से कितना एनर्जी, इसका पार्ट, एनर्जी का कितना पार्ट इससे निकल रहा है। ओके, एनर्जी का कितना पार्ट निकल। तो आपके सामने दो क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं, अब एक बार इसको ट्राई करें। इस लिक्विड का डेप्थ भी दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और लैंप दिया है। ओके, लैंप इसको बायटम में रखा है। तो एक बार इसको ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, समझना ध्यान से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन मैं ले लिया हूं। ये वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन था, बट इसी में हम इसको मर्ज कर दिया सो दैट कि एक में ही सब कुछ इंक्लूड। अब देखो होगा क्या, रेज क्या हो रहा है, ये तो कंफर्म है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, इसका मतलब TIR होगा। आप समझना ध्यान से, TIR जब होगा बेटा तो क्या होगा, लेट कर लिया किसी जाके एंगल, इस पर क्या हो रहा हो, TIR हो रहा, किसी एंगल पे हो रहा, आप कुछ तो मालूम है नहीं। जब अता पता सब लापता हो तो कुछ करते हैं ना, इसमें कुछ लेट कर लेते हैं भैया। तो इसमें लेट कर लिया है, मेरे लिए क्या होगा, क्रिटिकल एंगल हो गया कि नहीं। अब इसके बाद जितने भी रेज होंगे वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्रिटिकल एंगल यही बनेगा। इसके बाद जितने भी एंगल बनेंगे, इससे अगर एबव हुआ तो क्या होगा, रेज उसी मीडियम में इंटर करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब वो बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे इधर ही निकलेगा। और इसका जब शेप देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, बाहर से देखोगे शेप तो ऐसे कोन की तरह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, कोन की तरह। तो जब निकलेगा रेज इसी एरिया में से निकलेगा, इसी एरिया में से निकलेगा। तो एक ऐसा एरिया दिखाई, सर्किल दिखाई दे रहा है। ओके, इसी सर्किल का एरिया आपको निकालना है। तो सर्किल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, रेडियस। इसका मतलब ये क्या है, अपना रेडियस। अगर R का वैल्यू मालूम हुआ तो सब कुछ निकल सकता है। ओके, तो चले पहले पार्ट का सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, समझना ध्यान से। सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ पहले पार्ट का, ठीक है ना। तो मेरा मकसद है यहाँ पे रेडियस निकालना। रेडियस निकालने के लिए कुछ गुणा गणित करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे मुझे मालूम है θc, साइन θc कितना होता है, 1/μ, इतना तो मालूम ही है। ओके, और म्यू का वैल्यू दिया है, तो म्यू का वैल्यू कितना दिया, 1/√। म्यू का वैल्यू √3 दिया, तो इतना लिख दिया मैं। तो यहाँ से मुझे मिल चुका है किसका, साइन θc का वैल्यू। अब इसके बाद आपको करना है, अगर θc हुआ तो ये भी मैं बोल सकता हूँ, ये भी क्या होगा, θc। इतना क्लियर है। तो एक ट्रिएंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रिएंगल। एक ट्रिएंगल, राइट ट्रिएंगल बनाते हैं। ये अपना θc हो गया, θc हुआ, ये क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस। पीजीटी का हेल्प लेके आप बेस निकाल सकते हो। तो बेस कितना आ जाएगा, √3। चेक करें, इसका स्क्वायर माइनस में क्या रखेंगे, इसका स्क्वायर करने पे क्या हो, 2 है, और -3 हुआ, 3 में से 1 माइनस, रूट आएगा √2। ओके, अब मेरा मकसद है रेडियस निकालना, ठीक है ना। अब इस ट्रिएंगल में देखो, समझना ध्यान से, इस ट्रिएंगल, अब पूरा ज्योमेट्री ये है बेटा। इसमें केवल आपका फिजिक्स जो था यही था, अब इसके बाद तो पूरा मैथ ही हो रहा है। तो मैथ आपको ये बोल सकते हो, जो फिजिक्स है मैथ का भाषा है, तो मैथ आपको मालूम होना चाहिए बेटा। फार्मूला देखो इतना ही है, कैलकुलेशन हो रहा है। तो कैलकुलेशन पे ओवर करने का बेस्ट तरीका है, आप जितना हो सके इस पर क्वेश्चन करें। ओके, क्वेश्चन करें। चलो, इसमें मुझे देखो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है। तो परपेंडिकुलर बेस में कौन सा रिलेशन होता है, 10। इसका मतलब मैं इसमें यूज कर रहा हूँ tan θc इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। बेस चेक करो, 1 मीटर दे चुका है, ये क्वेश्चन में दे चुका है। अच्छा, इस ट्रिएंगल से आप tan θc निकाल सकते हो। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया बेटा 1 और बेस है √2। चेक करो इतना है कि नहीं। r बाई क्या हो गया, 1। तो r का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे, अगर r का वैल्यू सॉल्व किए तो कितना आ गया बेटा, r का वैल्यू सॉल्व किए तो ये तो डायरेक्ट आ ही रहा है, 1/√2। मतलब इतने रेडियस में क्या हो रहा होगा, इतने रेडियस में लिक्विड जो लैंप होगा, लैंप से जो रोशनी निकल रहा होगा वो बाहर निकल रहा होगा। मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया। क्या निकालना है, इसका एरिया। तो एरिया क्या लिखेंगे, πr², सबको मालूम है। तो r का वैल्यू इतना रखो, 1/√2। इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/2। मतलब π/2 एरिया। इतने एरिया में क्या हो रहा होगा, लिक्विड
इतने एरिया में जो लिक्विड से जो लाइट है वो बाहर निकल रहा है, इतने एरिया तक आपको रोशनी दिखाई देगा। ऐसे आप विजुलाइज भी कर सकते हो। अगर लिक्विड के अंदर कहीं लैंप में, पानी के अंदर लैंप वैम्प है तो आप देखोगे ऐसे ही आपको विजुलाइज हो रहा होगा। ओके, तो ये एक तरह से साइंस ही है। चलो अब सेकेंड पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट? सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है बट कैलकुलेशन उतना नहीं है। अगर आपको फार्मूला थोड़ा रिलेटिव से कर लोगे तो इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। ओके, समझना ध्यान से। आपसे एक लैंप दिया है, ये अगर लैंप है तो इसको क्या हो रहा है, पूरे 3D में क्या हो रहा है, इससे लाइट निकल रहा है। ओके, तो पूरे 3D में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। इसका मतलब 4 पाई टोटल जो एनर्जी निकल रहा है, ठीक है, टोटल जो एनर्जी निकल रहा है बेटा वो किस में निकल रहा है? टोटल जो एनर्जी इसका निकल रहा है वो कितने एंगल में? 4 पाई स्टेरेडियन। कितने में? 4 पाई में निकल रहा है। यही आपको समझना है बेटा। 4 पाई में क्या हो रहा है? टोटल लाइट निकल रहा है 4 पाई में। इसे बोलते हैं स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल में बन रहा है। अच्छा, आपको ये पढ़ाया गया होगा बेसिस मैथ में सॉलिड एंगल। तो ये देखो, अगर स्पेयर है वो 3D स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल किस में बनता है? 3D में बनता है, ठीक है ना। ऐसा समझ लो क्या है, स्पेयर है। ऐसा क्या है? स्पेयर है। और स्पेयर का कुछ पोर्शन का एरिया ऐसा लो, यहाँ पे कोई एरिया लो 3D में। एरिया जो बनेगा वो किस में बनेगा? 3D में। तो जो सेंटर पे एंगल बना रहा है ये जो एंगल बना रहा है इसी को बोलते हैं कोन एंगल। क्या बोलते हैं? सेमी कोन एंगल भी बोलते हैं, सेमी कोन एंगल। यही ध्यान देना, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये पूछा जाए कि ये कितना एंगल बना रहा है पूरा, ओके, स्टेरेडियन में इसका वैल्यू कितना होता है, इसको अगर हम लोग बात करें इसका स्टेरेडियन में वैल्यू कितना होता है तो उसका होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। इतना आपको सेमी कोन एंगल दिया हो, अल्फ़ा दिया हो, और आपसे पूछ रहा है कितने एरिया या कितने एंगल में ये आपका लाइट निकल रहा है, तो आपको बताने के फार्मूला है बेटा। ये याद रखना, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। इतना स्टेरेडियन, ये भी स्टेरेडियन ही है। अब समझना है क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए। तो ये आपको दे दिया, अगर सेमी कोन एंगल दे दिया, इसको सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। तो सॉलिड एंगल अगर आपको मालूम है तो आपसे अगर पूछ रहा है कि कितने एरिया एंगल से आपका लाइट इमर्ज हो रहा है, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। इतना और टोटल जो एंगल बनाता है वो कितना है स्टेरेडियन में? 4 पाई, ठीक है, टोटल। तो यही आपको समझना है। अब देखो करना क्या है, आपको करना क्या है, टोटल क्या पूछा आपसे? टोटल फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी कितना निकल रहा है वही आपको बताना है, ठीक है ना। अच्छा, तो कैसे फ्रैक्शन कहीं पे लग गया, इसका मतलब टोटल नीचे होगा। 4 पाई क्या होगा? नीचे, और जितने से निकल रहा है उसको ऊपर लिखो। तो 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या लिया था आपके लिए अल्फा क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल थीटा सी हो जाएगा। चेक करो इतना होगा कि नहीं, यस या नो। टोटल पार्ट ऑफ एनर्जी को डील करने के लिए मैं स्टेरेडियन का हेल्प लिया। टोटल आपको देख लिया, टोटल जो लाइट निकल रहा है वो कितने स्टेरेडियन में निकल रहा है? 4 पाई में। कितना? टोटल 4 पाई में निकल रहा है। बट आपसे पूछा है कितना उसका बाहर निकल रहा है, कितना पार्ट ऑफ एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो बाहर वाला देख लो कितना स्टेरेडियन एंगल बना रहा है, उतना अपान टोटल कर दो। बस यही कर रहा था मैं। तो ये 2 टाइम्स गए, एक कितना गया? 2 टाइम्स। तो 1 अपान क्या आ गया? 1 माइनस कॉस थीटा सी। इतना आया कि नहीं, बोलो यस या नो। इतना पार्ट ऑफ एनर्जी क्या निकल, इतना पार्ट ऑफ एनर्जी वो बाहर निकल रहा होगा। 1/2 1 माइनस कॉस थीटा सी। अब राइट ट्रायंगल है, इसमें साइड आपको मालूम है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कॉस थीटा सी निकालना है तो बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपना हो गया √2, बेस हो गया √2 अपान हाइपोटेनियस क्या है बेटा? √3। चेक करो इतना होगा कि नहीं। तो ये अपना क्या हो जाएगा? इतना पार्ट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा होगा? बाहर उस लिक्विड या उस वाटर से बाहर निकल रहा होगा। बाहर आपके लाइट का रोशनी निकल रहा है तो एनर्जी भी निकल रहा होगा। तो कितना पार्ट ऑफ एनर्जी निकलेगा वो मैं आपको सॉल्व करके बता दिया। सो आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब इस TIR बेस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे देखना, आपके बहुत बुकेज में, अच्छे बुकेज में आपके ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो ऐसा क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स है। क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स। तो ट्यूब होता है, तो फाइबर का कोई ट्यूब है, ठीक है, ये फाइबर ट्यूब है अपना,
फाइबर ट्यूब है। तो फाइबर ट्यूब से हम लोग क्या जैसे कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, तो इसी में क्या जाता है, जब बोलते हैं तो ये रेज जाता है ऐसा। तो ये रेज इसी में क्या होना चाहिए, बार बार इसी में रहना चाहिए, रेज बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर रेज बाहर निकल गया तो बोलोगे कुछ, सुनाई देगा कुछ। तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, TIR का हेल्प लिया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है समझना ध्यान से। अच्छा ये पहले समझ लो इसके बारे में। ये ट्यूब था ऐसा, कर्वेचर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल R जो है सेंटर से, बी केयरफुल, जो कैपिटल R मैं दिया हूँ वो सेंटर से, इसके सेंटर से, ठीक है, इसके सेंटर से दिया हूँ। और इसका ट्यूब का खुद का अपना जो रेडियस है स्मॉल r है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, कैपिटल R और स्मॉल r। ओके, तो आपसे पूछा है क्या, स्मॉल r कैपिटल R का वैल्यू फॉर TIR के लिए स्मॉल r और कैपिटल R का वैल्यू क्या होना चाहिए, यही आपसे वैल्यू पूछा है। इसका वैल्यू कितना होगा। ओके, स्मॉल r अपन कैपिटल R का वैल्यू क्या होना चाहिए, TIR, मतलब जो रेज को इंसर्ट आप किए वो पूरा निकलना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो। ठीक है, तो जो आपके लैंडलाइन ऐसा यूज करते हैं उसमें पहले नीचे से गड्ढे से लेके जाते हैं, तो वहाँ पे क्या खोदना उदना पड़ता था, तो उसमें कितने रेडियस पे क्या करना है, तो ये सब थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उसी बेस पे एक क्वेश्चन बनाया हूँ, तो एक बार आप ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट वाला आप, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। TIR करने का मेरा मेन मकसद है उस रेज को आप TIR में लेके आओ, मतलब उस रेज में आपका क्रिटिकल एंगल बनाओ, सो दैट कि क्या हो, जो बाहर ना निकल पाए। ओके, तो मेरा यहाँ पे मकसद क्या है, रेज को बाहर नहीं निकलना। तो चेक करो कौन सा रेज बाहर निकल सकता है, उसी को आप रोकने का कोशिश करो। ओके, जैसे आप, ठीक है ना, आप इलेक्ट्रॉन को रोकना चाह रहे हो तो आप मैक्सिमम स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दो। तो अगर मैक्सिमम वाले को रोक ले रहे हो तो स्मॉल वाले को तो ऑटोमेटिक रोक लोगे। ऐसे यहाँ पे भी है कि आप चेक करो कौन सा रेज निकलने वाला है, इससे जो निकलने वाला है उसी के लिए TIR होल्ड करा दो। ओके, और जो नहीं निकलने वो तो अपने आप मेंटेन ही रहेगा। आप चेक करो, देखो ए वाला जो रेज है इसके लिए देखोगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे एंगल काफ़ी अधिक बन रहा होगा। ऐसे बना लो नॉर्मल, जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ही होगा। अब एक मतलब देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही दिखना है। एक ये वाला देखो, अगर इसको कंडीशन होल्ड करा दिए तो इसके अंदर जितने भी रेज होगा सब में क्या हो जाएगा, TIR। तो इसी में TIR मैं यूज कर रहा हूँ, समझना। ए वाला जो रेज जा रहा है, ठीक है ना, जो बॉटम से जो जा रहा है, ये सीधे ऐसे जाएगा रेज, और यहाँ पे होगा जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं, बोलो यस या नो। जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। यही मैं लेट कर रहा हूँ, क्या है ये अपना एंगल आई होगा, इसी को मिनिमम ले रहा हूँ, सही है। कम से कम क्या होना चाहिए, लेट कर लिया, ये आई मिनिमम है अपना, आई मिनिमम। ओके, अच्छा इसमें क्या होगा, जब इसको अगर होल्ड कर लिए, अगर ये TIR में होल्ड कर रहा है तो इसके पहले वाले जो भी एंगल होगा इससे क्या होगा, एबव होगा। चेक करो, अगर इससे बनेगा तो एंगल धीरे धीरे बढ़ेगा, एंगल क्या होगा। तो यही आपको थोड़ा विजुअलाइज करना है, मैथमेटिकली आपको थोड़ा डील करना है इस क्वेश्चन को। तो मैं लेट कर लिया, ए वाला एंगल यही क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है, तो इसी के लिए मैं TIR यूज कर रहा हूँ। यही आपको सोचने की जरूरत है, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो इसी में मैं क्या किया, TIR यूज कर दिया। अच्छा, इसके पहले वाले जो रेज होंगे देखोगे, जो एंगल बनेगा वो ग्रेटर बनेगा। इससे क्या होगा, अगर हमारा 30 डिग्री है तो ये क्या होगा 30, इससे मतलब एबव ही निकलेगा, तो यहाँ पे तो TIR होल्ड कर ही जाएगा। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो रेज निकलेगा उसी के लिए TIR होल्ड कर, उसके पहले वाले जितने भी रेज होंगे सब क्या हो जाएगा, TIR होल्ड कर जाएगा, सही है। अब इसी के लिए आपको समझना है, तो समझना ध्यान से, ये क्या होना चाहिए, जो आई मिनिमम होना चाहिए। एक बार देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, मिनिमम से मिनिमम में ले रहा हूँ। अगर मैक्सिमम होता तो TIR को होल्ड करेगा ही, ठीक है ना। आपको मिनिमम से मिनिमम निकालो, मिनिमम से मिनिमम में किस एंगल पे वो क्या हो सकता है, TIR हो जाए, ठीक है ना। तो मिनिमम ले, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल की। इतना इस बात से एग्री हो कि नहीं, बोलो यस या नो। जो मैं लिखा है ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन को होल्ड, मतलब ऐसे ही दिमाग में आइडिया आपके पास आना चाहिए, सो दैट कि आपको थोड़ा नॉलेज के थ्रू आपको विजुलाइज करते हुए आप इक्वेशन को लिखो। ओके, मुझे मालूम है जो इंसिडेंट एंगल है वो कम से कम होना चाहिए, कम से कम में क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से कम, क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, एबव होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम इसके क्या हो, इक्वल होना चाहिए। इससे एबव हुआ तो काम मेरा चल जाएगा। ओके, अच्छा अब यही सब रिलेशन इसमें करना है। बोथ साइड साइन लगा दो, बोथ साइड साइन लगा दो, आई मिनिमम
ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा सी, क्योंकि दोनों कैसे फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें क्या होगा इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं होता, अगर कॉस होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता। ओके, तो अब यहाँ पे यूज करना है आपको। अच्छा, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के लिए ये फार्मूला पढ़े हो, आना पानी क्या होता है म्यू, ये तो पढ़े ही हो आप, एक बार देख लो ये बेटा, ये जो मैं लिखा हूँ ये बहुत जगह यूज करेंगे, ये हर जगह यूज करना, सटीक क्वेश्चन का आपका सटीक सोल्यूशन मिलेगा बेटा। यही कंडीशन होल्ड कर रहा है, जो एंगल यहाँ पे हो रहा है इंसिडेंट कर रहा है उसको कम से कम लेट कर लो और यहाँ पे कंडीशन होल्ड करा दो। ओके, कम से कम में इक्वल होना चाहिए, इससे अब हुआ तो TIR होगा ही। अच्छा, साइन यहाँ पे क्या निकला मिनिमम साइन आई, अब यही आपको निकालना है ज्योमेट्री से, समझना ये ध्यान से, ए थीटा ए आई मिनिमम है तो क्या लिखोगे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो इसमें परपेंडिकुलर देखो चेक करो ये कितना होगा, यही तो परपेंडिकुलर है, तो इस ज्योमेट्री से बताओ यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल आर है सेंटर से, और ये अपना स्मॉल आर है, तो ये कितना हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बोलो इतना होगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिखोगे परपेंडिकुलर कैपिटल आर अपान में माइनस स्मॉल आर, अपान में क्या लिखो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो ये हो गया अपना पूरा, यही होगा, तो ये सेंटर से अपना क्या है कैपिटल आर और स्मॉल आर ऐड कर दिया, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बोलो यस या नो। अब यहीं से सॉल्व करके आप स्मॉल आर का वैल्यू निकाल लो, स्मॉल आर का वैल्यू निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या म्यू कैपिटल आर माइनस म्यू स्मॉल आर ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा आर प्लस स्मॉल आर। ओके, मुझे किसका वैल्यू निकालना है बेटा, मुझे जो वैल्यू निकालना है कैपिटल आर और स्मॉल आर का वैल्यू। चलो कुछ इसमें कॉमन मिल रहा है, इस आर वाला आर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर के साथ लिखो, तो चलो ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर इधर लेके और कैपिटल आर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो म्यू कॉमन ले रहा हूँ तो आर -1 बनेगा, चेक करो इतना बनेगा कि नहीं, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बना अपना आर कॉमन लिया इसमें तो म्यू +1, चेक करो इतना बनेगा कि नहीं, यस या नो। ओके, मुझे किसका वैल्यू निकालना है, स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू, एक मिनट, स्मॉल आर कैपिटल आर का वैल्यू, ऐसा करते हैं इसको, एक मिनट, इसमें मैं क्या है इसको इधर लेके आया, आर कॉमन लिया, एक मिनट समझना ध्यान से, ए कैपिटल आर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया तो आर कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बना म्यू -1 बनना है, चेक करो, कैपिटल आर को लेफ्ट हैंड साइड में ले तो प्लस था माइनस हो गया, और इसमें म्यू आर है तो इसमें जब आर कॉमन लिया तो म्यू -1, ए इधर गया तो माइनस था प्लस हो गया, तो इसमें स्मॉल आर इसमें भी स्मॉल आर कॉमन ले लिया, म्यू +1 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, यहाँ से सॉल्व करो, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो इसको इधर लेके आ रहा हूँ मैं, तो ये बनेगा म्यू -1 अपान में म्यू +1 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल अपान में कैपिटल आर, तो स्मॉल आर अपान कैपिटल आर का वैल्यू जो आ रहा है लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है म्यू -1 अपान में क्या लिखोगे म्यू +1। ओके, तो ये तो रिजल्ट हो गया। अब म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, म्यू का वैल्यू इसमें रखो, देखो कितना आ रहा है, रखो स्मॉल आर अपान कैपिटल आर लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, लेस देन इक्वल टू क्या रखो 7/5, तो 7/5 -1 अपान में 7/5 +1, बोलो यस या नो। स्मॉल आर अपान कैपिटल आर लेस देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो 2 आया, और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है अपना 12 आ रहा है, और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 बाई कितना आ जाएगा 7 + 5 12 आ गया, तो इसका जो रेशियो आ गया स्मॉल आर अपान कैपिटल आर का जो रेशियो आ रहा है लेस देन इक्वल टू 1/6 आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और कैसे क्वेश्चन हुआ एक बार आप समझे इसे, तो स्मॉल आर कैपिटल आर का जो रेशियो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 1/6 होगा, तभी TIR होल्ड करेगा, नहीं तो बात करोगे कुछ और सुनाई देगा कुछ और। एक और इसी बात पे एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं TIR बेस पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक अपना फाइबर ऑप्टिक्स का ट्यूब है, क्या है फाइबर ऑप्टिक्स का ट्यूब है, ऐसा फाइबर ऑप्टिक्स का ट्यूब है, ये थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स का ये ऐसा ट्यूब बनाना है आपको, ये आउटर है और इनर में ये ट्यूब है आपको। ओके, ये सिलिंड्रिकल सेल की तरह एक ट्यूब बना है। ओके, इसमें पूरा मटेरियल है अपना, ये सब मटेरियल ये अलग अलग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया है। ओके, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया है। ओके, और यहाँ पे कोई रेज एक इंटर कर रहा है ये थीटा एंगल से। ओके, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा,
फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा फॉर टी आई आर के लिए थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। ओके, तो इधर भी ऐसे आप ट्यूब ऐसा दिखा सकते हो, ऐसा बनाने के लिए। ओके, एक बार इसको क्वेश्चन को पॉज करके आप ट्राई करें। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। जो आपको अभी कंसेप्ट बताया था उसी पे इसको डील करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा मैं एक्टिविटी नहीं करूँ, बस जो फार्मूला बताया हूँ बस उसी को यूज करना है। ओके, टी आई आर आपको होल्ड कराना है। तो इसको एक बार विजुलाइज कर लें। ये अपना मीडियम है, μ2 है। ओके, μ1 μ2 है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ये μ1 ऐसा करो, इसको पहला मीडियम से जा रहा है, इसको μ1 लेट कर लो, इसको μ2 लेट कर लो, ठीक है ना। और क्वेश्चन में आपको दे दिया यहाँ पे जो μ1 है वो ग्रेटर देन μ2 है। इसका मतलब μ1 क्या हो गया, डेंसर। तो रेज कहाँ से कहाँ जाएगा, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो इसका मतलब वहीं पे टी आई आर कराना है। ओके, तो थीटा का वैल्यू, थीटा का रेंज या थीटा का मैक्सिमम मिनिमम तामझाम ये सब इसी में से निकालेंगे। ओके, दर्जनों क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अब समझना ध्यान से, ये अपना मीडियम, ये पूरा क्या है, मीडियम है, ये भी अपना मीडियम है, सिलिंड्रिकल सेल की तरह ऐसा बना है। ओके, तो टी आई आर कहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे होगा, ये कन्फर्म है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले दिखा देते हैं, यहाँ पे रेज रेयर से डेंसर में नॉर्मल की तरफ ऐसे शिफ्ट होगा। फिर अब होगा क्या, समझना ध्यान से, अब यहाँ पे रेज डेंसर से रेयर में जा रहा है, यहीं पे आप टी आई आर करा देना आपको। ओके, क्योंकि आपको लिमिटिंग वैल्यू ये सब निकालना, थीटा का वैल्यू टी आई आर। अब इसके तो इसको लेट कर लिया, ये एंगल अपना क्या है, आई लेट कर लो, आई मिनिमम, ऐसे ही जो भी आई मिनिमम, ठीक है, ऐसे ही होना। मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, टी आई आर को होल्ड करेंगे, वैसे ही करना है। इसके पहले वाले में भी ऐसे क्वेश्चन में किया था, इसको मिनिमम ऐसा मान के लेट कर लिया, मिनिमम से मिनिमम। अच्छा, समझना ध्यान से, अगर ये आई मिनिमम है तो ये देखो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो ये आप ज्योमेट्री से आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई मिनिमम, इतना होगा कि नहीं। इसको आई भी ले कर सकते हो, आई मिनिमम में लिखने का ये मकसद है कि कम से कम है। ओके, कम से कम। अच्छा, अब मैं यहाँ पे टी आई आर होल्ड कराऊँ, ये मुझे मालूम है कि आई जो मिनिमम होना चाहिए वो ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से। इतना क्लियर है कि नहीं, ये तो आप लिख के बैठिए। हर क्वेश्चन में आपको इतना करने, ये मतलब ये आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा होल्ड कराना है आपको। ओके, अब बोथ साइड का साइन लगा दें, तो साइन आई मिनिमम ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी। चेक करो इतना होगा कि नहीं। चलो इसमें अब वैल्यू रखते हैं आप, तो क्या मिलेगा, साइन आई मिनिमम ग्रेटर इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू चेक करें। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए, साइन थीटा सी क्या था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान दिस, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एयर नहीं है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 अपान में क्या हो जाएगा, μ1। चेक करो इतना होगा कि नहीं। अब यहीं पे आपको निकालना है साइन आई मिनिमम। साइन आई मिनिमम कैसे निकालना पड़ेगा, यही थोड़ा ज्योमेट्री से आपको समझना है, इतना तो आपको माइंड में आना चाहिए। चलो यहाँ पे स्नेल ला, अगर यहाँ पे स्नेल ला यूज कर रहा हूँ तो बोलो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखे जाएगा 1 साइन थीटा इक्वल टू μ1 हो जाएगा यहाँ पर, n2 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस आई मिनिमम, तो हो जाएगा कॉस आई मिनिमम। चेक करो इतना होगा कि नहीं, इतना लिखा जाएगा स्नेल लॉ से, होगा इतना। तो यहाँ से मैं निकाल लिया बेटा कॉस आई मिनिमम वो कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपान में μ1, इतना आएगा। बस इसका वैल्यू यहाँ से आप आइडेंटिटी यूज कर लो, या एक राइट ट्रायंगल बना के यहाँ पे साइन आई का वैल्यू क्या आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो मैं राइट ट्रायंगल ही बना ले रहा हूँ, क्योंकि राइट ट्रायंगल से अभी क्वेश्चन किया था। आई मिनिमम ये हो गया अपना, आई मिनिमम क्या हुआ, बेस अपान, ये अपना वो बेस, और ये हो गया अपना हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा, पीजीटी से यूज करो, कितना आ जाएगा, ये अपना μ1 है, ठीक है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको μ1 का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चेक करो इतना होगा। अब इसी में रख देते हैं, ठीक है। साइन, अब लिखना है साइन आई मिनिमम क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना, चेक करो, μ1 का स्क्वायर अपान में साइन स्क्वायर थीटा अपान में क्या लिखोगे, μ1, और μ2 अपान में μ1, और μ1 हो गया कैंसिल। चेक करो यहाँ से, ऐसे ही ज्योमेट्री बना के आपको करना है। अब इसके बाद आपको सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखो इधर क्या है, रूट में है, इधर क्या बना आपका, रूट में μ1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर इक्वल टू μ2 है। बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर दो, सो दैट के रूट आपका कैंसिल आउट हो जाए। तो बोथ साइड का स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा, μ1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर इक्वल टू μ2 का स्क्वायर। ओके,
साइन, अब इसको साइन थीटा को उधर लेके जाओ, आप क्या बनेगा μ1 का स्क्वायर, और इसको इधर लेके आओ माइनस μ2 का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा की स्क्वायर हो रहा है। अब इसको मैं क्या है साइन थीटा को इधर ले रहा हूँ, इसको रूट ले रहा हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ, चेक करो, साइन थीटा ये आपका लेस देन में आएगा क्योंकि इसको इधर मैं ले रहा हूँ, इसको फ्लिप कर दिया। ओके, तो ऐसा बनेगा अंडर रूट में क्या बनेगा μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। ओके, मुझे थीटा निकालना था, तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो थीटा आ रहा है लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल, इतना इफर्ट करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट मिल चुका है। ओके, तो देखना जेईई में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, अगर ऐसे आपको ये हो, कहीं हो सकता है आपको बाई चांस आपके ऑप्शन में ये ऐसा मिल जाए। ओके, तो इसको चेक करें, ये आपका थीटा का रेंज मिल गया, मतलब जो थीटा का वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए। तो कहीं आपसे मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या लिख दें, इतना लिख लें, और मिनिमम से मिनिमम इसके वीडियो में कुछ भी वैल्यू रखोगे वहाँ से TIR होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अभी क्वेश्चन में लिया सब अपने आप में क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आज हम लोग टॉपिक TIR बेस पे काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, इतना इनफ क्वेश्चन है। ओके, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इतना इनफ क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन अगर आप किए कंसेप्चुअली कर लिए हो तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन आपको बुक में कहीं भी मिलेगा आराम से उसे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। अगर उसमें कहीं डाउट आ रहा है तो जरूर से ज़रूर आप कमेंट्स करें, उसका सलूशन मिलने वाला है। ओके, बिकॉज इतना मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ कि आपका सो दैट कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, मार्केट में बहुत बुकेज हैं, बहुत मटेरियल है, लेकिन कंसेप्ट आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो कंसेप्ट क्लियर है, मार्केट में जितने भी बुकेज हैं सबको ठीक है कर सकते हो, बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं लेक्चर लिया TIR का, तो आपका इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्राई करो कि इस पर कम से कम 10-15 क्वेश्चन करो। 10-15 क्वेश्चन कर लिए, रियल में बता रहा हूँ, आराम से कोई भी क्वेश्चन आएगा डील कर लियो, क्योंकि वो लेवल आप बना चुके हो। ओके, सो जिस दिन कराया जाए उसी दिन आप ट्राई करो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के, क्योंकि बिकॉज उस दिन आपके लिए क्या होगा फ्रेश होगा ना, कुछ दिन के बाद आपका क्या होगा धीरे धीरे इंटरेस्ट। सपोज दैट ये वीडियो दिखे, कुछ दिन के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या होगा थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो जाए। आज आपके लिए फ्रेश है तो ट्राई करो आज ही काफ़ी क्वेश्चन कर लो, सो दैट कि आपका उस लेवल एक बार उस लेवल तक क्वेश्चन कर लोगे ना, तो कभी आएगा क्वेश्चन तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, हो जाएगा। ओके, सो रिमेनिंग लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबको सलाम, राम राम, लेते हैं अलविराम। जय हिंद, जय भारत।